अगले सत्र के लिए अपने वक्तागण डॉक्टर तारानंद वियोगी जी जो इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। श्री रमेश रंजन जी जो हमारे महत्वपूर्ण वक्ता हैं इस सत्र के, उनको आमंत्रित करना चाहता हूं और डॉक्टर प्रभात मिश्र को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं। मित्रों, सुबह से अब तक 2 सत्रों का कार्यक्रम हुआ और हम सब ने विद्यापति का काव्य दर्शन और उसके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, दूसरा अंतर्भाषाई अध्ययन और विद्यापति का काव्य, और तीसरा अंतरपाठीयता और विद्यापति का काव्य। 3 सत्रों को हमने सुना। फिलहाल ये सत्र विद्यापति के साहित्य के विविध आयाम पर केंद्रित है और जैसा कि आपने देखा पिछले सत्र में बिल्कुल मैथिली भाषा से इतर, आप कह सकते हैं मगही, भोजपुरी और असमीज के विद्वान थे, और इस सत्र में विशुद्ध रूप से मैथिली भाषी 3 विद्वान हमारे बीच मौजूद हैं और विद्यापति साहित्य के विभिन्न पहलू पर चर्चा करेंगे हमारे साथ। तीनों विद्वानों में मैं चाहूँगा कि उनका एक संक्षिप्त परिचय आपसे करा दूँ, तीनों विद्वानों का, और फिर उसके बाद मंच में सौंप दूंगा अध्यक्ष महोदय को। डॉक्टर तारानंद वियोगी इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। मित्रों, अपने हाशिये के विमर्श के कारण मैथिली के बहुचर्चित कवि तारानंद वियोगी आपातकाल के बाद की पीढ़ी के सक्रिय कवि हैं। गद्य, पद्य और आलोचना के अलावा लगभग हर विधा में लिखने वाले वियोगी जी अपनी कविता के विषय वैविध्य, सामाजिक जागरूकता, जन सरोकार, रचना शिल्प, भाषिक प्रयुक्ति एवं संप्रेषण शक्ति की दृष्टि से बाबा नागार्जुन की रचना पद्धति और भाषा विधान के अत्यंत निकटवर्ती माने जाते हैं। डॉक्टर वियोगी ने बाबा नागार्जुन पर मैथिली में संस्मरण की किताब तुम चिर सारथी लिखी है, जिसका मैथिली अनुवाद पहल पुस्तिका के रूप में छप चुकी है। इन्होंने रजा फाउंडेशन के लिए बाबा नागार्जुन की बृहदाकार जीवनी युगों का यात्री हिंदी में लिखी है, जो बहुप्रशंसित पुस्तकों में से एक है। इन्होंने हिंदी मैथिली के चर्चित रचनाकार और अपने ग्रामीण राजकमल चौधरी की चर्चित जीवनी जीवन क्या जिया भी लिखी है। कवि, आलोचक और चिंतक के रूप में प्रसिद्ध वियोगी की रचनाओं में हर जगह नई दिशा संधान के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा उनकी मैथिली कविता का अंग्रेजी में अनुवाद बिटवीन दी टू डैम्स प्रकाशित है। साथ ही उनकी मैथिली कविता का हिंदी अनुवाद बुद्ध का दुख और मेरा तथा जैसे अंधेरे में चांद संकलन भी प्रकाशित है। डॉक्टर वियोगी की आलोचना पुस्तकें कर्मधाराएं, बहुवचन, राम कथा अमैथिली रामायण, मंडन मिश्र, मिथक आ यथार्थ, धूमकेतु, महाप्रकाश आदि पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपको अब तक साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार, यात्री सम्मान, किरण सम्मान, विदेह सम्मान तथा लक्ष्मी हरि स्मृति सम्मान आदि से सम्मानित किया जा चुका है। आप फिलहाल बिहार सरकार में अधिकारी हैं और विद्यापति के गीतों को पहली बार संगीतबद्ध करने वाले प्रख्यात गायक संगीतज्ञ मंगेन खवास की जीवनी पर कार्य कर रहे हैं। सर, आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच 2 वक्ता हैं। श्री रमेश रंजन, आप साहित्यकार और रंगकर्मी दोनों तरह की भूमिका निभा रहे हैं। नेपाल के मैथिली साहित्य और संस्कृति के आप के क्षेत्र में एक प्रमुख नाम है रमेश रंजन। आप मूलतः रंगकर्मी हैं। पिछले 3-4 दशक की एक लंबी अवधि आपने रंगकर्म को समर्पित किया है। किस पर बोल रहे हैं? नाटक में अभिनय और निर्देशन के साथ आपने कविता और नाट्य लेखन के कार्य किए हैं। तीनों विधा में आपकी उपस्थिति सशक्त रही है। मूलतः मैथिली भाषा में मौलिक शिल्प, लोकबिंब का प्रयोग और उसके अर्थ की स्थापना अन्य साहित्यकार से रमेश रंजन को अलग करता है। जागरण और विद्यापति। आपके लेखन में सामाजिक राजनीतिक विषय सहज रूप में विशिष्ट गहन शैली के साथ उठाए जाते हैं। स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोण के साथ सृजन संसार में विचरण करने वाले रमेश
अपनी रचनाओं में सकारात्मक परिवर्तन के आग्रही है। कहानी, उपन्यास, कविता और अपने रंगकर में सामाजिक सरोकारों से संपृक्त रमेश रंजन हाशिए के मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं। इधर आप विद्यापति और उनके समकालीन पांडुलिपि के संरक्षण के साथ साथ उन रचनाओं पर लगातार लेखन मंथन कर रहे हैं। विद्यापति के एकमात्र नाटक गोरक्ष विजय पर आपने विशेष रूप से एकालेख सेमिनार के लिए लिखा है। ज्ञातव्य हो कि विद्यापति की रचनाओं की जो पांडुलिपियां मिली हैं उनमें नेपाल एक प्रमुख स्रोत और संरक्षक रहा है। रमेश रंजन जी का मानना है, जैसा कि कल श्रीधम सर ने जिक्र भी किया था, कि 200 से अधिक मैथिली पांडुलिपियां हैं जिनके उद्धार करने की जरूरत है। उद्धार इन द सेंस ऑफ कि अगर आप उनको सुरक्षित नहीं करते हैं, डिजिटलाइज उनको नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे क्षरण की तरफ बढ़ेंगे और फिर आप उन्हें उपलब्ध नहीं कर सकते कभी भी। तो बहुत ही लगन के साथ साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं रमेश रंजन जी भी, और लगातार अपनी दृष्टि से अपने तय जो संरक्षण का कार्य कर सकते हैं उसे आगे भी बढ़ा रहे हैं। सर, आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर प्रभात मिश्र। डॉक्टर प्रभात मिश्र हिंदी विभाग काशी हिंदी विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्यापन कर रहे हैं। हिंदी का पुराना साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, हिंदी आलोचना आदि इनकी विशेष अभिरुचि का क्षेत्र रहे हैं। इसके साथ ही साहित्य का इतिहास, दर्शन तथा साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित इनके कार्यों को भी बहुत अधिक पसंद किया गया है। इन्होंने यूजीसी की 2 बड़ी शोध परियोजनाएं पूरी की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के स्वयं प्लेटफॉर्म से इन्होंने एमए हिंदी स्तर का साहित्य का इतिहास दर्शन का पाठ्यक्रम संचालित किया है। वर्तमान सत्र में भी भारतीय काव्यशास्त्र का इनका पूरा पाठ्यक्रम पूरे देश के विद्यार्थियों के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्राच्यवाद और हिंदी नवजागरण, हिंदी में कालिदास, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन तथा हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। फिलहाल आप कवि विद्यापति को केंद्र में रखकर एक नई पुस्तक के लेखन में संलग्न हैं। प्रभात जी, आपका भी हृदय से आभार, स्वागत, अभिनंदन। ये 3 विद्वान हैं जिनके बारे में मैंने कहा कि विशुद्ध मैथिल व्यक्तित्व हैं। बाकी विद्वत्ता का इनका क्षेत्र अनंत है और अंतर्भाषाई है कहना चाहिए, अनेक भाषाओं में कार्य कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि एक मैथिली केंद्रित दृष्टि से विद्यापति पर जब हमें सुनने का मौका मिलता है तो क्या कुछ नए पहलू उभर कर आते हैं और क्या जाने पहचाने पहलू भी एक अनजानी राह की तरफ जाते हुए हमें दिखाई देते हैं जो नई खोज से संबंधित होते हैं। मैं तीनों विद्वानों का फिर से स्वागत करता हूं और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सीधम सर से आग्रह करता हूं कि हमारे तीनों विद्वानों को सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीधम सर। माइक में सत्र के अध्यक्ष महोदय को सौंपता हूँ। सर। हिंदी में उसको किसने अनुदित किया मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी मैथिली में वो किताब अनुदित हुई और उसको डॉक्टर शैलेंद्र मोहन झा ने उसका मैथिली अनुवाद किया। वो विद्यापति गोष्ठी उस किताब का नाम है। विद्यापति गोष्ठी क्या, उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि मैं विस्तार से बात करूंगा अपनी बारी में, तो फिर उस पर हम लोग आएंगे और बातें में बताऊंगा कि विद्यापति जब दोबारा पैदा हुए तो बड़े विस्तार के साथ और समूचा पूर्वांचल विद्यापति से आच्छादित था। जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं वो बनने की प्रक्रिया में थी, किसी ने रूप ग्रहण नहीं किया था, और मैथिली ने, विद्यापति ने उसको एक नेतृत्व प्रदान किया। बंगाल, आसाम, उड़ीसा और नेपाल, ये 3 जगह जो विद्यापति के प्रकाश में सो किस तरह से परंपरा आगे बढ़ी, आगे लगभग 300 बरस तक उस परंपरा में कहाँ कहाँ क्या क्या काम हुए, और ये चारों जगह की वो एक साथ सुधि लेते चलते हैं। और इस बीच में हर जगह आने वाले
बदलाव को वो रेखांकित करता है। तो बहुत मार्की की किताब है, वो किताब आप देखेंगे। अभी अभी जो सत्र समाप्त हुआ है, जिसमें हम लोगों ने बंगाल और आसाम के संदर्भ में विद्यापति को सुना है, आप इस सत्र को भी उसके साथ जोड़ लें तो आप नेपाल और मिथिला में, तो विद्यापति के बारे में हम लोग इस सत्र में बात चाहे तो कर सकते हैं। नेपाल से हमारे मित्र रमेश रंजन जी आए हैं और मिथिला से हमारे डॉक्टर प्रभात आए हैं। मैं खुद भी मैथिली का आदमी हूँ और एक तरह से कहें तो विद्यापति की परंपरा में मैंने उनके पुरखे, जो जिनके पुरखे थे विद्यापति, तो उनमें से एक व्यक्ति मैं भी हूँ। तो हम लोग इस संदर्भ में तो आगे कुछ बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये तकनीकी सत्र, ये 6 सत्रों में जो इस 2 दिन की संगोष्ठी को बांटा गया था, उसका अंतिम सत्र ये है। तो इस तरह से बाकी जो छूटी हुई बातें हैं, जो बातें कि अब तक बची रह गई हों, तो उस तरफ भी हमारे दोनों वक्ता ध्यान रखेंगे और जो बातें बार बार आ चुकी हैं तो उन बातों से परहेज करेंगे। तो मैं अब बड़े ही सम्मान के साथ अपने युवा विद्वान डॉक्टर, हाँ, गागर में सागर भरने के लिए, और इनके विषय, इनकी ये नवजागरण पर बात करेंगे कि नवजागरण में विद्यापति कहाँ आते हैं। मुझे याद आता है कि विमान बिहारी मजूमदार, जिन्होंने कम्प्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार के भाग 2 के खंड 1 में द एज ऑफ विद्यापति पर लिखते हुए ये कहा था कि विद्यापति की जो दृष्टि थी, उन्होंने सरप्राइजिंगली मॉडर्न कहा था विद्यापति। तो रामविलास शर्मा ने उनको काटते हुए कहा था कि नहीं नहीं, वो जो कह रहे हैं वो तो उनको मॉडर्न, सरप्राइजिंगली मॉडर्न कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जोड़ रहे हैं कि उनके पांव जो है मध्यकाल की धरती पर टिके थे। बस केवल इतनी सी बात थी, बाकी मैंने आधुनिकता के सारे लक्षण उनमें विद्यमान थे। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है भारतीय साहित्य की भूमिका में कि ये कहना भी सही नहीं होगा कि उनके पांव मध्यकाल की धरती पर टिके हुए थे। असल में तो वो जो मतलब कि धार्मिक लेखन से इतर, जो अगर वासव और ज्ञानदेव को छोड़ दें तो तो विद्यापति ही आते हैं जो नवजागरण के अग्रदूत के रूप में हमको भारतीय उपमहाद्वीप में दिखाई पड़ते हैं। तो इस संदर्भ से जोड़ते हुए मैं डॉक्टर प्रभात जी, प्रश्न उपस्थित हुआ कि विद्यापति कैसे हैं, किस कोटि में उन्हें रखा जाए। भक्त कवि कहें, उन्हें श्रृंगारिक कवि कहें, भक्त भी कहें तो किस तरह के भक्त हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, कौन से। तो यह चला है विद्यापति कैसे हैं। पर अब जिस तरह से विद्यापति को केंद्र में रखकर विचार किया जा रहा है, वह मूल प्रश्न इन दोनों प्रश्नों से भिन्न है। वह यह है कि विद्यापति जैसे हैं वैसे वह क्यों हैं, यह क्यों अब केंद्र में है। आखिर क्या कारण है कि विद्यापति की व्याप्ति इतनी अधिक है। विद्यापति के यहाँ भाषा के धरातल पर, विषय वस्तु के धरातल पर जो चरित्र निर्माण किए हैं उन्होंने, राधा और कृष्ण और बाकी, इन सब धरातल पर यह एक नए विचार का क्रम आरंभ हुआ है। और सुबह से मैं सुन रहा हूँ, कल सुनने का अवसर नहीं मिला था मुझे। 2-3 प्रश्न बार बार उभर रहे हैं। एक तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में जो लिखा है उसके बारे में बार बार उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। साहित्य के इतिहास लेखन पर मैंने थोड़ा काम किया है और उस विषय में यह ध्यान रखने की जरूरत मैं समझता हूँ कि आखिर फुटकल खाता क्या है।
ये सब लोगों ने सुना होगा, लीक छाड़ तीने चले सायर सिंह सपूत। यह लीक छोड़ना क्या है? हर वह व्यक्ति अकेला होता है जो नवोन्मेष करता है, जिसमें कुछ नया होता है, जो अपनी परंपरा से अपने को आगे बढ़ाता है। वह अद्वितीय होता है, इसीलिए उसकी कोटि नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि उसकी परंपरा अभी आगे जाकर के तय होगी। वहां अभी वह आरंभ है, आरंभ में ही कोटि निर्णय करना संभव नहीं होता। तो जो आदिकाल के अंतर्गत 3 मुख्य कोटियां बनाई रामचंद्र शुक्ल ने, उसमें सिद्धों और नाथों की कविता है, रासो साहित्य है और जैन मुनियों का साहित्य है। क्या विद्यापति के पद इन तीनों में से किसी भी कोटि में अटने लायक हैं? मैं समझता हूं नहीं है। यह जो पदों के अंत में राजा शिव सिंह और लखीमा का नाम आता है, यही इस बात का प्रमाण है कि वह आदिकाल की कविता नहीं है। नहीं तो पूरे पद में उन्हीं का वर्णन होता। पूरे पद में कहीं भी राजा और रानी का प्रसंग नहीं है। आखिरी पंक्ति को यदि आप हटा दीजिए, ओझल कर दीजिए, ढक दीजिए, तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें राजा रानी हैं भी या नहीं। संभव नहीं है कि आप उसको उस तरह से उसका अर्थ करें। यह बचा हुआ है, चिपका हुआ है, जो अभी छूटने को है। एक ऐसे कवि को आदिकाल की किस कोटि में रखते रामचंद्र शुक्ल? यह विचार करने का विषय है। और लिखा है उन्होंने, जहां यह बात कही है वहां पर लिखा क्या है? लिखा है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में है। यह क्या किसी के महत्व को कम करके बताना है? केवल उस फुटकल शब्द को हमने पकड़ लिया और उसी को खींचे जा रहे हैं। थोड़ा ठहर कर तारानंद जी मैं उस पर आऊंगा कि ऐसे समय में रचनाकार बहुत उर्वर होते हैं, बजाय ऐसे समय के जब चीजें स्थिर हो गई हो। जब चीजें स्थिर हो जाती हैं, प्रवृत्तियां स्थिर हो जाती हैं, तो रचनाकार उसका अनुगमन भी करता है। पर जब प्रवृत्तियां स्थिर ही नहीं हैं, तो अनुगमन किसका करेगा? वो तो निर्मित करेगा। इसलिए वह उर्वर काल होता है, संक्रमण का काल। विद्यापति उस उर्वर संक्रमण काल के एक अत्यंत प्रखर मेधावी प्रतिभा है। यह जो संक्रमण काल है और उसके ऐसे उज्जवल प्रतिभा विद्यापति कैसे हैं, उसका यदि सीधे सीधे अर्थ जानना हो तो यह समझिए कि संधि के कवि हैं विद्यापति, सौंदर्योपासक कवि हैं, व्यापक कवि हैं, बहुभाषाविद कवि हैं। पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्यापति को यदि समझना हो तो उन्हें संधि के कवि के रूप में समझना चाहिए। कितने तरह की संधियां हैं उनके यहाँ, चर्चा हो चुकी है, बहुत विस्तार नहीं जाऊंगा उसमें। काव्य और शास्त्र की संधि है, काव्य और संगीत की संधि है, भक्ति और श्रृंगार की संधि है, राज दरबार और लोक जीवन की संधि है, संस्कृत भाषा और जन भाषा की संधि है, और सबसे बढ़कर तो वयः संधि की कविता है। दुनिया भर में वयः संधि की कविता लिखने वाला विद्यापति से बढ़कर दूसरा कवि नहीं है। यह जानकार लोगों ने बताया है। तो ऐसा संधि का कवि, उसको आप किस खाते में रखेंगे? तो साहित्य के इतिहास पर जब हम बात करते हैं
तो वहाँ इस तरह के जो छोटे छोटे प्रसंग हैं उनको उपेक्षित न समझकर केंद्र में वही है ऐसा समझना मैं समझता हूँ बेहतर है। ये जो विद्यापति पर अभी एक संदर्भ उपस्थित किया आदरणीय वियोगी जी ने कि पहले तो विमान बिहारी मजूमदार ने और फिर उनकी बात को दोहराया नलिनी मोहन सान्याल ने। कैसे हैं वो? सरप्राइजिंगली मॉडर्न। किस बात से सरप्राइज्ड हैं आप? किस बात से? जब हरप्रसाद राय ने तमाम तरह के प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिया कि वो मिथिला के कवि हैं, ये उसके बाद की चेष्टाएं हैं। राजकृष्ण मुखोपाध्याय। इस चेष्टा को समझना होगा, क्यों उन्हें सरप्राइजिंग लग रहे हैं। यह वही समय है जब दर्शन में एक से एक बढ़कर टीकाएं की जा रही है। उसी मिथिला में जब उदयन कहते हैं वयम आधुनिका, नव्य न्याय कहते हुए यह शब्द प्रयुक्त किया है संस्कृत के विद्वान नहीं। आधुनिक शब्द तो का वह जन्म आधुनिका क्यों कह रहे हैं? उस समय का एक कवि जब एक नई तरह की कविता लिख रहा है तो वह सरप्राइजिंग क्यों है? ठीक कहा इन्होंने कि इस बात को रामविलास शर्मा ने समझा था और उन्होंने यह कहा कि नए साहित्य में विद्यापति यथार्थवाद के आदि प्रवर्तकों में से हैं। जिस बात को वह रेखांकित करना चाह रहे थे उसके केंद्र में कीर्तिलता थी। कीर्तिलता को केंद्र में रखकर उन्होंने यह बात कही है, पदावली को केंद्र में रखकर नहीं कही है। इसे समझना जरूरी है। पूरे विद्यापति साहित्य पर रामविलास शर्मा का यह वाक्य हम लागू नहीं कर सकते। यथार्थवाद के आदि प्रवर्तकों में से हैं, तो यह भी उन्होंने एंगल्स के एक कथन से लिया था। एंगल्स ने यह कहा था कि दांते मध्यकाल के अंतिम और आधुनिक काल के प्रथम कवि हैं। ठीक यही बात उन्होंने विद्यापति पर दोहराया है और कहा है कि विद्यापति मध्यकाल के अंतिम। अंतिम क्यों कहा मध्यकाल के? इसलिए कि ठीक कहा, अभी धुरजटी जी भी कह रहे थे कि 19वीं शताब्दी से पहले तक जिस भाषा का प्रयोग विद्यापति आदि कवि कर रहे थे उसे मैथिली नहीं कहा जाता था। और एक आलेख वियोगी जी ने बहुत पहले लिखा था, अंतिका में प्रकाशित है, विद्यापति पूर्व मैथिली साहित्य। उसमें उन्होंने विस्तार से बताया भी है, मेरे ध्यान में है वह आलेख। मैथिली नहीं कहा जाता था। उसके लिए जो शब्द मिलता है वह है मिथिलाप भ्रंश। यह शब्द मिलता है। उस मिथिलाप भ्रंश के प्रयोग के कारण विद्यापति को रामविलास शर्मा ने मध्यकाल का अंतिम कवि कहा, क्योंकि अपभ्रंश वहां तक है। पर पदावली में देशी भाषा के प्रयोग के कारण उन्हें आधुनिक काल का पहला कवि भी कहा। एक ऐसा बड़ा कवि जो मध्यकाल और आधुनिक काल के संधि स्थल पर है, जिसे उन्होंने लोक जागरण बाद में अपनी सैद्धांतिकी विकसित करते हैं, उस सैद्धांतिकी का बीज यही वाक्य है। पूरा नवजागरण का विमर्श खड़ा करते हैं, वह विमर्श इस पर टिका है। फिर मैं बहुत सारी बातें छोड़ रहा हूं। देखिए, विद्यापति का महत्व यदि जानना हो तो विद्यापति से पहले के साहित्य को और विद्यापति के बाद के साहित्य को एक साथ रखकर देखिए, फिर वह महत्व पता चलेगा कि क्या परिवर्तन उपस्थित किया विद्यापति की उपस्थिति ने। संपूर्ण उत्तर भारत की कविता पर विद्यापति का गहरा असर है। अभी 4-5 राज्यों की बात हो रही, मैं कह रहा हूं संपूर्ण उत्तर भारत। 15वीं सदी में राजस्थान से एक पांडुलिपि मिली। उस पांडुलिपि का शीर्षक है पद सूरदास जी का। नाम से यह पता लगता है कि उसमें सारे पद सूरदास के होंगे, पर उसमें एक पद विद्यापति का भी है और कवियों के हैं। एक पद विद्यापति का भी है। कहाँ? राजस्थान, जहाँ राजस्थानी भाषा उस समय की जो डिंगल पिंगल के आगे बढ़ी हुई भाषा थी,
उसका प्रचलन हो रहा होगा। वहाँ 15वीं शताब्दी में एक संकलन तैयार होता है और उसमें मैथिली का कवि विद्यापति शामिल है। इसे साधारण परिघटना नहीं समझना चाहिए, यह बहुत बड़ी बात है। इसके पहले के सत्र में मैडम कह रही थी और बार बार रविंद्रनाथ से पूछा जाता था कि एक बात बताइए, आप अपनी कविता में कई जगह विद्यापति की पंक्तियां दोहराते हैं हूबहू, जन्म अवधि हम रूप निहारलु नयन न तिरपित भेल, क्या कारण है इसका? और रविंद्रनाथ छूटते ही कहा करते थे कि मुझे लगता ही नहीं है कि यह मेरे शब्द नहीं है, मुझे लगता ही नहीं है कि यह मेरा नहीं है। तो ऐसी व्याप्ति जिस कवि की रही हो, उस कवि की कविता पर विचार करने के लिए कोई शास्त्र हमें बहुत सहारा नहीं देंगे, क्योंकि शास्त्र तो बने बनाए साहित्य के मानकों को आधार बनाकर विकसित होते हैं। ऐसा साहित्य जो अभी बन रहा है उसके आधार पर तो साहित्य भी निर्मित होगा, शास्त्र भी निर्मित होगा। तो किस तरह के आलोचनात्मक समीक्षात्मक प्रतिमानों से हम विद्यापति को समझेंगे, यह विचार करने का विषय है। और ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि विद्यापति कभी भी काम, अब मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं साहस के साथ, कि विद्यापति कभी भी कामोद्दीपन और कामाचार का पर्यावरण नहीं बनाते। उनके पूरे श्रृंगारिक पदों को मैं ध्यान में रखते हुए कह रहा हूं, ऐन्द्रिक आवेग और तात्कालिकता का जब हम अतिक्रमण करते हैं तब श्रृंगार की स्थिति आती है, उसके पहले नहीं आती है। कामाचार श्रृंगार नहीं है, यह फर्क करना होगा। इसे समझने के लिए यूं समझिए कि विद्यापति की कविता नर और मादा की कविता नहीं है, वह नर मनुष्य और मादा मनुष्य की कविता है। जब वो कहते हैं सुपहु सुनारी स्नेह, सुपरुष और सुनारी का स्नेह, सुपहु सुनारी स्नेह चांद कुमुद समरेह, दिवसे दिवस धर ज्योति सोना मिलाउल मोती। दिन पर दिन जो बढ़ता जाए, यह अतृप्ति बनी रहे, पिपासा बनी रहे, और अधिक पाने की प्यास बनी रहे, वह कामाचार में संभव नहीं है। वह श्रृंगार का आधार है। जहां ऐसी प्यास बनी रहती है वहां श्रृंगार का विकास होता है। इसलिए कामाचार पशु वृत्ति है और श्रृंगार मनुष्य वृत्ति। यह फर्क करके जब विद्यापति के पदों को हम देखेंगे तो असली बात समझ में आएगी। क्योंकि जो अतृप्ति है वह परिणाम धर्मी नहीं होता, उसमें हम पाना नहीं चाहते हैं, उसकी कोई अंतिम फलश्रुति नहीं होती। अतृप्ति प्रक्रिया धर्मी होता है, वह निरंतर गतिशील होता है। और एक और बात बार बार दोहराई गई है कि हिंदी की जो कृष्ण भक्ति कविता है उसमें राधा की केंद्रीयता विद्यापति से ही शुरू होती है। कैसे मान लें इस बात को, कैसे मान लें? एक आधार बताया गया कि वह स्त्री केंद्रित कविता है, ठीक बात है, पर इतने से ही बात नहीं बनेगी। और भी कवियों के यहाँ स्त्री केंद्रित कविताएं हैं। शिव सिंह ने ही पहली बार बिस्फी दानपत्र में, जो 1402 ईस्वी में उनके राजा बनने के बाद उन्होंने विद्यापति को बिस्फी गांव में दान में दिया था, उस ताम्रपत्र पर पहली बार उन्हें अभिनव जयदेव कहा। उसके पहले अभिनव जयदेव वह नहीं कहलाते थे। क्यों कहा अभिनव जयदेव? सीधे सीधे जयदेव क्यों नहीं कहा? छोड़ देते जयदेव का प्रसंग। यह अभिनवता क्या है विद्यापति में, इसे समझने की जरूरत है। जो विद्यापति के पद हैं उनके 4 मोटे हिस्से हैं। एक को तिरहुति कहते हैं, जिसमें प्रणय संबंधी गीत हैं, जिसमें वियोग वर्णन है उसको बटगमनी कहा जाता है, जिसमें विरह को दूर करने के उपाय आदि बताए गए हैं
धैर्य धैर्य रहु मिलत मुरारी, इस तरह के जितने पद हैं वह सब योग कहलाते हैं। और जिसमें मान लीला अभिसार आदि का वर्णन है उन सबको उचिति कहा गया है। इस तरह के 4 कैटेगरीज हैं उन सारे पदों में भी। जयदेव के यहाँ यह बात लक्षित हो रही है कि वहाँ सुख ही सुख का वर्णन है, आनंद ही आनंद का वर्णन है, दुख का वर्णन नहीं है। यह जो सुख और दुख दोनों की अनुभूति का वर्णन है वह विद्यापति की अपनी विशेषता है। यह उनके अभिनव होने का एक कारण है। जो दूसरा कारण है कि जयदेव के यहाँ वर्णन पद्धति में नाटकीयता बहुत अधिक है, तुरंत तुरंत घटनाएं घट जाती हैं। विद्यापति के यहाँ नाटकीयता नहीं है, उसकी जगह चित्रात्मकता है, सूक्ष्म वर्णन है। जयदेव के यहाँ सारा ध्यान श्रृंगार वर्णन पर है। विद्यापति के यहाँ शैशव भी है, यौवन भी है, उस प्रक्रिया का वर्णन है, सीधे श्रृंगार वर्णन नहीं है। और जो आखिरी बात है इस प्रसंग में कि कैसे वह अभिनव जयदेव हैं, कि जयदेव के यहाँ अनुराग शैथिल्य जनित आत्म विस्मृति है। जब प्रेम में सब हो गया तो विस्मृति होगा। सौंदर्य के विवेचन की क्षमता जैसी विद्यापति में है वह वहां नहीं मिलती। और दूसरी बात, एक बात यह है, समय बहुत जाए तुम रख ले बस 2-3 मिनट कंक्लूड कर ठीक। यह जो प्रेम की चरमावस्था है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका में पूर्ण एकात्म हो जाए, वह विद्यापति की अपनी मौलिक संकल्पना है जिसे बाद में सूरदास के यहाँ दिखाई पड़ता है। अनुखन माधव माधव रटैत सुंदरी भेली मधाई, ओ निज भाव स्वभाव ही बिसरल अपने ही गुण लुबधाई, माधव अपरूप तोहर स्नेह। यह जो राधा का माधव बन जाना है, माधव का राधा बन जाना है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, यह एक नई चीज थी। और इसी कारण से आप पाएंगे कि विरह में नायिकाएं रोती हुई दिखाई गई हैं, व्याकुल दिखाई गई हैं। कृष्ण को विरह में रोता हुआ विद्यापति ने दिखाया है। यह उनका अनूठा प्रयोग है। विरह व्याकुल वकुल तरुतर पेखल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन सै सखी ढरय नीर अपार रे। रोते हुए कृष्ण आपको दुर्लभ में, कहीं कहीं अपवाद स्वरूप एकाध मैंने देखा है, पर विद्यापति के यहाँ ऐसे पद बहुत हैं, बहुत हैं। यह एक मौलिक चीज है जो उन्हें बड़ा बनाती है, बड़ा कवि बनाती है। पुरुष परीक्षा, और बहुत सही संकेत किया इसके पहले के सत्र में मृत्युंजय जी ने कि मैकियावेली के प्रिंस, जिस पर ग्रामसी जैसे मार्क्स के गुरु ने टीका लिखी थी, द मॉडर्न प्रिंस नाम से, छोटी सी किताब है और पूरे यूरोप की राजनीति का वह मूल मंत्र है। उस तरह से हमें पुरुष परीक्षा का अध्ययन करना चाहिए, पर समय नहीं है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं जो आखिरी बात कह रहा हूं कि पुरुष परीक्षा में भी राजनीति और इतिहास, पदावली के पदों में भी राजनीति और इतिहास के पर्याप्त संदर्भ हैं, केवल प्रेम वियोग भक्ति नहीं है। कुसुम धूरी मलयानिल पूरित कोकिल कल सहकारे, हारी पुरब परिपाटी हरायल आने चलल व्यवहारे, साजन जान ले तंत्र, तंत्र जान लो, ये ऐसा ही है। साजन जान ले तंत्र, शिशिरे महीपति दापी चापी कहूं राजा भैल बसंत। यह राजतंत्र है। पुन लोचन पथ सीम न आऊ, शैशव राजा भीत पड़ाऊ। शिव सिंह के
गोपन होने के प्रसंग से जोड़कर देखिए। विकच कमल तेज भ्रामरी, सेवल मधुरी फूल, समय संपद देखी उरायल, बड़ेओ बचन भूल। पाठ करने की जरूरत है। उस दृष्टि से हमने अभी तक पदावली का ठीक से पर्यालोचन नहीं किया है, ठीक से पाठ नहीं किया है। अभी तक तो उलझे रहे थे कि कैसे कवि हैं, इस खाने में है, उस खाने में है, और विद्यार्थियों से भी यही प्रश्न हम पूछते हैं, पढ़ाते भी यही हैं। पर मैंने कहा कि अब यह एक तीसरा चरण है विद्यापति गोष्ठी का, विद्यापति पर विचार करने का, जहाँ बहुत स्थिर मन से अलग अलग कोणों से हमें उनके साहित्य के इन, मैं कहूँगा, अनछुए पहलुओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। और यह संगोष्ठी इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और इस संगोष्ठी का हिस्सा बनाया आप सबने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नेपाल से आए हुए अपने मित्र विद्वान रमेश रंजन जी को आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने कई विधाओं में एक साथ काम किया है नाटक के क्षेत्रों में। और विद्यापति ने 2 नाटक लिखे। विद्यापति की जो पहली रचना है वो 18 साल की उम्र में उन्होंने लिखी थी, वो रचना मणिमंजरी। और उनका दूसरा नाटक है, मैं आग्रह करूंगा कि दोनों नाटकों को समझते हुए, और आप चूंकि नाटक क्षेत्र के व्यक्ति हैं तो नाटक पर आप बात करें, नाटक पर बातें छूटी हुई। यहाँ उपस्थित पानी और ले आओ। प्राज्ञिक व्यक्तित्व और प्राज्ञ बनने की प्रक्रिया में जो छात्र सब है, माइक को थोड़ा उठा छात्र दो, माइक को उठा दो। हाँ हाँ भाग रमेश रंजन जी नेपाल से हैं। इनकी मातृभाषा मैथिली है और इनकी राष्ट्रभाषा नेपाली है, याद रखिएगा। तो हिंदी बातचीत की तो थोड़ी बहुत फॉर्मल है, लेकिन इनकी जो अकादमिक हिंदी बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए मैंने इनको छूट दी है कि आप जैसे जिस भाषा में ही हो आप बात कीजिए। लेकिन आग्रह यह किया गया है कि हिंदी में ही बात। हिंदी में ही वो, हाँ, कोशिश करेंगे। आधा उसमें मैथिली भी होगा तो चलेगा, नहीं तो आप मैथिली में ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर दिक्कत है। मैं कोशिश करूंगा, आप लोग सहयोग कीजिए। बीच बीच में हिंदी, बाकी मैं कोशिश करूंगा, आप लोग सहयोग कीजिए। तो विषय में आने से पहले थोड़ा नेपाल के प्रसंग में बहुत चर्चा यहाँ आया है नेपाल का, तो थोड़ा नेपाल के प्रसंग में मैं चर्चा कर दूं, उसके बाद विषय प्रवेश करूंगा। खास के अब काठमांडू अब का जो स्थिति है, काठमांडू जो भाषा के हिसाब से वह नेवारी संस्कृति और नेवारी भाषा का स्थल है। नेपाली भाषी भी मूल रूप से नेपाली भाषी का नहीं है। और वहाँ जो पार्टी कहते हैं, वहाँ जो टोल टोल में बना हुआ है दलान जैसे, जहाँ आप नेवारी भाषी जो मैथिली नहीं समझते हैं, मैथिली नहीं बोलते हैं, वह मैथिली नहीं समझते हैं, वो विद्यापति के पद गा रहे होते हैं। शाम को आप जाएंगे, उनको नहीं पता है जो मैं विद्यापति गा रहा हूँ, लेकिन वो विद्यापति के गीत गा रहे होते हैं। ये प्रभाव अभी भी काठमांडू में है, आज के दिन में भी, और ये सैकड़ों जगह पर। और मूल रूप में जो ललितपुर का दरबार स्क्वायर है, जो मल्ल राजाओं का था, वह भक्तपुर का दरबार स्क्वायर, वहाँ तो एकदम नियमित रूप से ही विद्यापति का और अन्य जो मैथिली नाटक और मैथिली गीत वहाँ प्रदर्शन होता है, वह गाया जाता है। थोड़ा ये चर्चा के साथ साथ एक बात मैं बार बार यहाँ जो आया है, पांडुलिपि की बात, और विद्यापति के साथ साथ 135
कह रहे थे, जो विद्यापति नामधारी आदि उल्लेख किए हैं बहुत सारे, हजारों पद की बात करते हैं विद्यापति का उपलब्ध है। मैं तो इस बात से चिंतित हूँ, बहुत ही चिंतित हूँ। जो आप पढ़ रहे हैं वो विद्यापति ही पढ़ रहे हैं कि किसी और को पढ़ रहे हैं, और विद्यापति की ही चर्चा कर रहे हैं कि किसी और का चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारे सर, नहीं धुरजटी सर नहीं, मृत्युंजय सर, पिया मोरा बालक हम तरुणी गे के उल्लेख करके गए हैं। मुझे नहीं लगता है, थोड़ा भाषा के आधार पर हम विवेचन करें जो विद्यापति कालीन भाषा, मैथिली भाषा का स्वरूप क्या है, पूरे भाषा विज्ञान के हिसाब से थोड़ा विवेचन करना होगा। जो मैथिली वो जो है सो विद्यापति के ही लिखे हुए हैं कि कोई और लेखक लिखे हैं गीत। ये बहुत पद में ये समस्या है, और उसका समस्या का समाधान की तरफ जाना ही होगा हम लोगों को। जब तक हम मूल पाठ जो है विद्यापति का उसको खोजी नहीं करते हैं, उसको स्थिर नहीं करते हैं, खोजी से मतलब नहीं होगा, उसको फिर स्थिर भी नहीं करते हैं जो ये पाठ विद्यापति का पाठ है, तब तक ये बहुत ही जटिल स्थिति है, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। जो यहाँ विद्वान और विद्वान बनने के प्रक्रिया में जो हैं, उनसे मेरा ये विनम्र आग्रह है, जो नेवारी लिपि, फिर हुता लिपि, भाषा के आधार पर और लिपि के आधार पर भी संस्कृत, पाली, अवहट्ट व तिब्बतियन भाषा जानते हैं और लिपि पढ़ना जानते हैं, वो थोड़ा नेपाल के तरफ जाए। नेपाल के राष्ट्रीय अभिलेखालय में जो जर्मन सरकार वहाँ माइक्रोफिल्म सभी पांडुलिपि को बना दिया गया है, वहाँ उसका अध्ययन करें। बहुत सारे पाठ है वहाँ मध्यकाल का, विद्यापति सिर्फ नहीं, बहुत सारे, मैथिली का 150 से ज़्यादा नाटक है, मैथिली का 25-26 से ज़्यादा बंगाली नाटक है, लगभग 40 से ज़्यादा है संस्कृत नाटक है, और इसके साथ ज्ञान, विज्ञान, न्याय, अन्य हर सभी विषयों के जो वहाँ पांडुलिपि है, उस पांडुलिपि के पुनर्संपादन करे पाठ स्थिर करके, ये मेरा विनम्र आग्रह है। और इसके बाद मैं अपने विषय में थोड़ा प्रवेश करूँगा। गोरक्ष विजय नाटक, अब ये गोरक्ष विजय जो नाटक, उनका समूचा साहित्य का जो संसार है, विराट संसार विद्यापति का, उसमें गोरक्ष विजय एकदम से पृथक विषय वस्तु के दृष्टिकोण से एकदम से पृथक है। वहां तक कैसे पहुंचे विद्यापति? जो श्रृंगार लिख रहे थे, वह शिव व राधा कृष्ण के कथा लिख रहे थे, ला रहे थे, वो एकाएक नाथ संप्रदाय के कथा की ओर कैसे आकृष्ट होते हैं, और उनका विजय, हाँ, और उनका विजय दिखाते, अब उनके विजय दिखाते हैं। क्यों जाना पड़ता है विद्यापति को वहां तक, उसके लिए परिस्थिति क्या है? तो मैं थोड़ा पीछे विद्यापति के जन्म काल से थोड़ा जो आगे का मिथिला का स्थिति है, मैं चर्चा करना चाहूंगा। जो राजा 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 रूप नारायण से लेके हर एक चर्चा हम कर रहे हैं शिव सिंह और लक्ष्मण की, और पूरा उसी पर केंद्रित है हम लोग। मैं कहना चाहूंगा जो वहां तो राष्ट्रभंग की स्थिति है, राष्ट्र है ही नहीं वहां। जब विद्यापति हुए हैं तो वहां राष्ट्र है नहीं, और ये चर्चा धूर्त समागम में है। धूर्त समागम में राष्ट्रभंग की बात आती, संवाद में ही प्रयोग होता है। जो राष्ट्रभंग की स्थिति देख रहे हैं, हर सिंह देव पराजित हो चुके हैं, गयासुद्दीन तुगलक से तिरहुत राज्य का पतन हो चुका है, और उस समय में कोई राजा नहीं है, एक बहुत बड़े सामंत हैं जो विजेता के एक कृपा पर वहां राज्य चला रहे हैं, करदाता, हाँ, करदाता के रूप में राज्य चला रहे हैं। तो राज्य वहां है नहीं मिथिला में। वैसे में विद्यापति जो उस परिवार से, जो सबसे बड़ा सामंत परिवार है, राजा, अब राजा ही कहिए, तो उस परिवार से नजदीक है, उस परिवार से जुड़े हुए हैं। चंदेश्वर ठाकुर की बात उसी परिवार से है।
जो हर सिंह देव के दरबार में थे चंडेश्वर, तो स्वाभाविक रूप में है कि उनके भीतर में राज्य का जो मूल अर्थ होता है, जो अपनी भूगोल हो, अपना सीमा हो, अपना परिचिति हो और अपनी पहचान हो, अपनी भाषा भी, वो तो कुछ ये स्थिति विद्यापति धीरे धीरे, जो श्रृंगार के कवि थे, जो अभिसार के कवि थे, वो धीरे धीरे बदलते जाते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन उनमें आता है और वो परिवर्तन मूलतः इसमें हम खासकर जो आप कृतिलता में हम पाते हैं, जो परिवर्तन का संकेत वो देते हैं कृतिलता से, उस संकेत कृतिलता से मिलना शुरू होता है। इसमें नाटक कृतिलता के क्रम में जो इब्राहिम शाह का वर्णन है, वो कृति सिंह का विरुद्ध वर्णन कितना है और इब्राहिम शाह का विरुद्ध वर्णन कितना है, तो शायद सभी विद्वान, अब कृतिलता के विषय में बहुत सारे चर्चा यहाँ हो चुका है और अविश्वसनीयता का भी, उस कृति का अविश्वसनीयता पर भी बात है, आ चुका है। लेकिन पर बात करें, हाँ, नहीं तो गोरक्ष बीज वही पृष्ठभूमि की मैं बात कर रहा हूँ, जो लेखन में ये गोरक्ष विजय तक क्यों आए उसके विषय में। तो उसमें ये जो आक्रांता का प्रभाव बढ़ रहा था और राष्ट्रभंग हो चुका था, उसी के कारण राष्ट्रभंग हो चुका था, तिरहुत राज्य नष्ट हो चुका था। और वही जौनपुर का जो इब्राहिम शाह का वो चर्चा करते हैं, इब्राहिम शाह को तो कहते हैं जो कहीं भी आप चले जाए, संसार के किसी कोने में चले जाए और किसी कोने में जाके आप रहें, इब्राहिम शाह से आप बच नहीं सकते, उनका अधीनता तो स्वीकार करना ही पड़ेगा आप। और प्रारंभ में वो देखते हैं क्या कि जौनपुर के बहुत ही सहृदयता से वो कुछ बात है जो स्वीकार करते हैं, वहाँ वर्णन जो वहाँ का है उसमें बहुत वो सामान्य रूप से वो देखते हैं, कोई विकट स्थिति नहीं है, बहुत सहज अवस्था वहाँ दिखाते हैं, जो दो समुदाय रह रहे हैं, मंदिर है, मस्जिद है, आदि इत्यादि सारा चीज है। और इसके बाद का जो वर्णन है उसमें बहुत ही वो आक्रोशित दिख रहे हैं, एक प्रकार का आक्रोश प्रस्फुटन उनमें होता है, जो आक्रोश का प्रस्फुटन इस रूप में कि वहाँ ब्राह्मणों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, वह गाय का चर्म लपेट दिया जा रहा है, ऐसी ऐसी बात वो उल्लेख करते हैं। उतना ही नहीं, जब युद्ध के लिए जा रहा है कृति सिंह को पुनः राज्य दिलाने के लिए आर्सलान से, तो वहां उस युद्ध के वर्णन में जो मंगोल सेना का और तुर्क सेना का जो वर्णन है, वो मंगोल और तुर्क सेना के वर्णन के विषय में सीधा वहाँ वो कहते हैं कि जो उनका जो रूप वर्णन है, आंख लाल है, मदिरा का सेवन किए हुए हैं, और इसके बाद वो ब्राह्मण और गाय वध को अनुचित नहीं मानते हैं। ये सारा बात, और कुर्द सेना के विषय में तो साफ है कि कुर्द सेना का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि जहां से वो निकलते हैं वहां से तो सामान्य घर की नहीं, बड़े बड़े महलों की रानी भी बाजार में बिकने के लिए, वहाँ बिक्री के लिए, सो ये स्थिति वहाँ सो वर्णन करते हैं। तो अर्थात क्या है कि वो श्रृंगार तो लिख रहे थे, राधा कृष्ण के हो व अन्य श्रृंगार तो लिख रहे थे, लेकिन उनके भीतर में कहीं ना कहीं एक आक्रोश का स्थिति था। वो विद्यापति उस स्थिति में अपने आप को एक तो अनिवार्य के प्रति जो उनका निष्ठा था, अनिवार्य वंश के प्रति जो निष्ठा था, उनका राज्य कायम रहे, ये जो उनके प्रतिबद्धता के कारण उससे अलग नहीं हो पा रहे थे। और वहाँ सो ये उनका असंतुष्टि बढ़ता जा रहा था। दरबार की स्थिति क्या, दरबार आम दरबार में संपूर्ण
भारत के ही, मैं मिथिला के उस समय के दरबार, ओनिवार के दरबार का मैं बात नहीं कर रहा हूं, हर एक जगह का क्या स्थिति था। जो युद्ध का आतंक, युद्ध के आतंक में होता यह है, उनके श्रृंगार की भी हम बात करते हैं तो युद्ध के आतंक के अवस्था में दरबार सबसे ज्यादा आतंकित रहता है। दरबार के रानी, पटरानी व अन्य सभी सबसे ज्यादा आतंक की स्थिति में, तो वो आतंक प्रकट न हो इसके लिए बहुत सारे टूल प्रयोग किए जाते हैं वहां। अब कभी भी एक टूल है वहां दरबार की, जो उस स्थिति पर अनियंत्रण ना हो, वो अनियंत्रित स्थिति न देखे। राज्य का अपचलन का जो स्थिति से जो आतंक उत्पन्न होता है, वो आतंक पर एक प्रकार का नियंत्रण हो, क्योंकि वो सैन्य अधिकारी पर हर एक पर उसका असर होगा। तो इसलिए उस सृजना को, उस रचना को उस रूप में श्रृंगारिक रचना को उनको इस रूप में वहाँ बाध्यता था जो लिख रहे थे। और इसके बाद बहुत सारे जो उनका रचना सब आया। गोरक्ष विजय के विषय में मैं ये कहूँ कि इसके बाद का जो स्थिति वहाँ बनता है, तो उस इधर विद्यापति का पद बंगाल में तो अब चैतन्य वैष्णव मूवमेंट का एक प्रमुख था ही, जो बन गया था। वैष्णव मूवमेंट में सारा चीज स्थापित हो गया था। और इधर एक जो मूवमेंट था जो नाथ का, जो नाथ के विषय में थोड़ा फर्क क्या था कि वो वही वे लोग भी एक जो गृहस्थ के पक्षधर थे, वो श्रृंगार के माध्यम से जो मिथिला में पलायन का स्थिति था, युद्ध आतंक का स्थिति था, लोग पलायन कर रहे थे, उसमें एक तरफ ये श्रृंगार के माध्यम से गृहस्थ का गृहस्थ आश्रम के तरफ उसका पलायन रुके और गृहस्थ आश्रम के तरफ आए, ये प्रयत्न कर रहे थे। और इसके बाद सीधे शिफ्ट होके सन्यास की तरफ जाते हैं, सीधा सन्यास की तरफ जाते हैं। जो नाथ संप्रदाय सन्यास के और हठ योग के माध्यम से। और दूसरी बात यह है कि इस्लाम का जो प्रसार जिस रूप में हो रहा था, उसके पास दो चीज, जो एक सबसे पहली बात जो उसके पास सैन्य ताकत सिर्फ नहीं, दूसरा सामाजिक रूप से वो ये जो वंचित समाज था, कमजोर समाज था, और दलित और अछूत जिसे बनाया गया था, उसको आकर्षित करने के लिए समानता का एक सिद्धांत था, बहुत बड़ा सिद्धांत। तो ये जो समानता का जो सिद्धांत था, वो फिर नाथ में दिखता है, जो नाथ में फर्क नहीं है। वहां समझते हैं जो अब ये राजा, ये तो कृपाण धारण करेंगे कि नहीं करेंगे, ये राजा लोग युद्ध लड़ेंगे कि इनसे युद्ध तो हो नहीं सकता, क्योंकि मिथिला का जो प्रवृत्ति रहा है राजा का, सो तो बड़े बादशाह को खुशामद करके किसी तरह अर्ध सत्ता का भोग करना, पूर्ण सत्ता नहीं भी हो तो अर्ध सत्ता का भोग करना उनका खुशामद के माध्यम से, ये रहा खास करके मिथिला का राजा का। और वो देख लिए जो इससे बच नहीं सकता है, ये भूगोल को, इस संस्कृति को नहीं बचाया जा सकता है। विद्यापति ये जाने समझने के बाद, इसके बाद गोरक्ष विजय नाटक, उसके तकनीक पर बात करें। हाँ, गोरक्ष विजय नाटक वो में जाते हैं और गोरक्ष विजय नाटक लिखते हैं। गोरक्ष विजय के विषय में मैं ये कहूँ कि इसका 3 संपादन अभी तक, अब उमेश मिश्र, जयकांत मिश्र का संपादन है ही, शिवपाल कुमार मिश्र का है एक, और तीसरा जो शशिनाथ जी प्रबोधनी व्याख्या सहित उसका संपादन किया है शशिनाथ झा। ये 3 संपादन है। मैं शशिनाथ झा के संपादन पर थोड़ा चर्चा यहाँ करूँगा। जो अब इसमें वो कहते हैं शशिनाथ जी, वो उसमें फोटो है, मूलतः जो पांडुलिपि का फोटो भी प्रकाशित है उमेश मिश्र के प्रकाशन में, और उस फोटो के आधार पर कहते हैं वो तो बहुत ही, उनका शब्द है जो ये बहुत ही भ्रष्ट शब्द प्रयोग किए हैं, जो उसका अवस्था है, जो माने पांडुलिपि का अवस्था जो है सो बहुत ही
इसको 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 कंक्लूड करना है 5 मिनट। हाँ, हो गया। तो वो उसका अवस्था तो जिस किसी तरह वो उस पाठ को वो स्थिर करना चाहे है, और ये मैं वो पाठ में पढ़ सका किसी तरह। उसमें बहुत ही समस्या था, लेकिन मैं किसी तरह पढ़ सका, और वो पढ़ने के बाद सो मैं इसको स्थिर किया हूँ। और इसमें कंक्लूड करें। गोरक्षनाथ के जो कथा है उसमें मत्स्येंद्रनाथ का जो मत्स्येंद्रनाथ कादलीपुर के राजा हो चुके हैं, और राजा हो जाने के बाद सो 18 रानियां सहित वो पूरे भोग विलास में लिप्त हैं, पूरी भोग विलास में लिप्त हैं। और इसके बाद गोरक्षनाथ, इसका जो कथा रूप है गोरक्षनाथ, उसको कैसे वापस लाया जाए, पुनः संन्यास के तरफ कैसे लाया जाए, उसके यही प्रक्रिया है नाटक में। यही प्रक्रिया से वो नाटक आगे बढ़ता है। और नाटक में एक मैं हम क्या करें, नहीं नाटक के हाँ तो वही पर गप हुआ है। दो तीन हाँ, मिनट नाटक दो 3 मिनट में गप करूँ। हाँ, वह नाटक का जो अब खास के अब दूटा शुरू में जो नट नटी जो अब नांदीय श्लोक से समस्या है उस नाटक में। नांदीय श्लोक जो उसमें प्रयोग किया गया है, वो नांदीय श्लोक, वो संपादक भी कहते हैं कि नांदीय श्लोक पूरी वो धूर्त समागम का नांदीय श्लोक इसमें रख दिया गया है। ये नांदीय श्लोक नहीं है, माने गोरक्ष विजय का नांदीय श्लोक नहीं है। इसके बाद नट नटी से नाटक प्रारंभ होता है। नट नटी सो जब द्वार पर जाते हैं कादलीपुर के, माने वो कहते हैं कि जो सब कुछ ठीक है, वातावरण एकदम बढ़िया है, प्रकृति वर्णन के साथ वो शुरू होता है। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है कि राजा शिव सिंह यहाँ हैं, और राजा शिव सिंह के समक्ष ये नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, और उनके मनोविनोद के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। शब्द है मनोविनोद। ये नाटक उनके मनोविनोद के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसके बाद नाटक आगे वही द्वार पर जाते हैं, वो कादलीपुर के द्वार पर गोरक्षनाथ और काननीपाद जो उनका मित्र है, ये दोनों वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उनको रोक दिया जाता है, द्वारपाल रोक देते हैं, और जो इसमें आप नहीं जा सकते क्योंकि सन्यासी के भेष में होते हैं दोनों, और सन्यासी के भेष में यहाँ सन्यासियों का प्रवेश वर्जित है कहते हैं। सन्यासी को इस राज्य में जाना वर्जित है, क्योंकि राजा पूर्व में सन्यासी, अब पूर्व के बाद तो मंत्री आकर कहते हैं, तो यहाँ वर्जित है, उनको रोक दिया जाता है। बहुत सारे बात वहाँ है, बहुत कथोपकथन और संवाद सब है, लेकिन अंतर नहीं जाने देने के बाद वो लोग विचार करते हैं जो क्यों ना हम लोग नर्तक का रूप, नटुआ का रूप धारण करके वहाँ जाए। नटुआ का रूप धारण करते हैं। इधर मंत्री आ जाता है। मंत्री के आने के बाद वहाँ सो द्वारपाल कहते हैं कि ऐसे ऐसे जोगी आना चाहते, तो जोगी को आने ही नहीं देना है। वहाँ जोगी तो आया तो बर्बाद है, राजा तो पूर्व में योगी रह चुके हैं, तो फिर से वो योगी के तरफ, माने उसके योग के तरफ आकर्षित हो सकते हैं। तो इसलिए उनको तो प्रवेश वर्जित है, जाने नहीं देना है। इसके बाद नटुआ के रूप में जाता है, प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद वहाँ खबर राजा को पहुँचाया जाता है, और वो नर्तक के रूप में जाने के बाद नृत्य प्रस्तुत करने के बाद राजा बहुत खुश होते हैं। और राजा खुश होने के बाद उनको यहीं रहने के लिए और मुझे मनोरंजन कराते रहने के लिए जो आदेश देते हैं राजा। इसके बाद फिर से स्थिति क्या है, वह दो रूप में मंत्री का जो वहाँ प्रवेश है वो ये दिखलाता है, जो राजा को उसको रख देने के बाद महादेवी जो महारानी है, वो महारानी मंत्री को फिर से बुलाते हैं, और मंत्री को ये कहते हैं कि अब तो हम लोग का गुंजाइश नहीं है, यहाँ ये दोनों नर्तकी आ गई है, उस नर्तकी के कारण अब हम लोग के जो महारानी है और रानी है उसको तो अब बहुत ही मुश्किल है। सो आप कैसे होगा, अब राजा को कुछ समझाइए।
प्रयत्न कीजिए जो उनको समझाया जाए और वो नर्तकी से हमको पिंड छोड़ाइए। तो ये जो स्थिति है, ये दो तरफ, दो, मैं अब निष्कर्ष में हूँ, और इसके बाद उसका एकाएक बहुत ही नाटकीय मोड़ है, उसमें घटनाक्रम है नाटकीय, और उसमें राजा का एकमात्र पुत्र का मृत्यु हो जाता है। इसके बाद वो तांत्रिक विधि से वो उसको फिर से जिलाते हैं, माने उसको जीवन प्रदान करते हैं, और जीवन प्रदान कर देने के बाद अब वहाँ धीरे धीरे परिचय की तरफ जाता है, अर्थात जो वैल्यू स्थापना करना है, जो नाटकीय मूल्य स्थापना करना है, उसकी प्रक्रिया में ये जाता है। अंतिम उपसंहार के चरण में नाटक आगे बढ़ता है और वो वापस आते हैं। लेकिन इसमें दो बात मैं जो सिर्फ जोड़ूंगा कि एक जो मंत्री दो रूप में, एक जो राजा के जो राजा का जो प्रेमिल संबंध है, राजा को जो यौनिक संबंध है, इस सब के विषय में हस्तक्षेप कर सकने की क्षमता मंत्री में होता है, ये दिखाया गया है। दूसरा वही जो विकट, अब ये जो कथा का एक होता है जो ऑब्स्टेकल सब होता है, अवरुद्ध सब, तो प्रकृति द्वारा वो अवरुद्ध है, जो ये भंगड़ा का है, ये है, वो है, सारा गोरक्षनाथ देख रहे हैं। वो स्थिति सब है जो प्रकृति उसको लोभा रहा है, आकर्षित कर रहा है, लेकिन वो आकर्षित करने के बाद भी गोरक्षनाथ उस पर जो अपने गुरु का, उसको सन्यास के तरफ जो ले लाना है फिर से वापस, उसके रास्ते में किसी ऑब्स्टेकल को, अवरोध को हटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दो बात जो विद्यापति वहां स्थापित करना चाहते हैं, जो एक तो राजा के सामने में, राजा का जो प्रस्तुति हो रहा है पहली बार राजा सामने में, शिव सिंह के सामने में, जिसमें राजा का चरित्र क्या हो गया है, भोग विलास करने वाला। वो भोग विलास करने वाला जो चरित्र है राजा का, वो चरित्र राज्य का रक्षा नहीं कर सकता है, एक बात स्थापित करते हैं वो। दूसरी बात, जो राजा एकमात्र गद्दी जो है सो शक्ति केंद्र मात्र नहीं होता है, शक्ति केंद्र भिन्न भिन्न होता है, और जितना राजा माने भोग में लगे, विलास में लगे, व अन्य चीज में लगे, उस शक्ति केंद्र को खेलने में उतना ही आसान होता है, चाहे मंत्री हो, चाहे महारानी हो, चाहे अन्य पटरानी हो, चाहे दरबारी गण हो, उनको खेलने में से बहुत ही सहज होता है। इसलिए राजा को वैसा ही होना चाहिए, जो भोग विलास में संलिप्त राजा है, वैसा ही राजा दरबार के लिए उपयुक्त राजा है। इस बात को स्थापित करते हैं, और इसके स्थापना के माध्यम से वो जो नाथ संप्रदाय का एक ईश्वरवाद है, और वो देखते हैं संभावना वो कितना सही है, बिल्कुल उस समय में जो एक ईश्वरवाद जो था, और एक मूर्ति पूजा का पक्षधर नहीं नाथ संप्रदाय, तो इस्लाम में भी मूर्ति पूजा नहीं था। तो थोड़ा जो ये गोरक्षनाथ का, इन लोगों का जो प्रभाव था, और एक सन्यास में भी ऐसा त्यागी सन्यास का ये समूह है, वो समूह शायद वैष्णव संप्रदाय में जो लगे हुए लोग हैं उससे ज्यादा इफेक्टिव, प्रभावकारी होगा कि उस विजयी रथ को रोकने के लिए एक समझ शायद विद्यापति में ये आया हो सकता है, और इसलिए गोरक्षनाथ नाटक किए। इसका दो रूप मैं अभी भी कहता हूं कि मिथिला में लोक नाट्य रूप में, जैसे पदावली का भी, माने पदावली का जो प्रभाव हम लोग देखते हैं, वो दो ठो रूप, एक तो राजा भर्तृहरि और दूसरा गोपीचंद। राजा भर्तृहरि और गोपीचंद दोनों लोक नाट्य अभी भी मिथिला में, अब भारतीय मिथिला में तो नहीं पता, लेकिन नेपाल के मिथिला में अभी भी प्रचलन में है। तो क्यों ने वो गोरक्षनाथ से ये ग्रहण किए, गोरक्षनाथ से प्रभाव ग्रहण किया, ऐसा हम क्यों न माने। और दूसरी बात, जो विद्यापत के विषय में बात भी हुआ, जो विद्यापत वैष्णव मूवमेंट का विद्यापत एक संरचना है, जो रास की चर्चा हुई, रास है और बहुत ही कंटेम्पररी है, बहुत ही अभी के कंटेम्पररी माने विषयों पर आ जाता है, मतलब तीर्थों में, और उनकी कथा वो विस्तार से लिखेंगे। लेकिन राजा देव सिंह शिव सिंह के पिता थे, वृद्ध थे। राजा शिव सिंह को, अभी वो बाकायदा राजा बने नहीं थे, शिव सिंह पिता के रहते हुए राजा कोई नहीं बन सकता था। लेकिन शिव सिंह को राजगद्दी सौंप कर, जैसे मतलब इंचार्ज वाइस प्रिंसिपल को इंचार्ज बना के प्रिंसिपल साहब कहीं गए हों, तो कुछ ऐसा मामला था। शिव सिंह चला रहे थे, और अब विद्यापति का जो बचपन बीता था, वो 5 राजाओं के साथ खेलते कूदते उनका बचपन बीता था। ये जो मतलब जो चीजें विद्यापति के बारे में सोचते हुए हम लोगों को सब बातें याद रखनी चाहिए।
शिव सिंह, पद्म सिंह, कीर्ति सिंह और उनके 2 और भाई, ये सब सारे लोग बचपन में एक उम्र के थे और साथ खेल कूद कर वो बड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि विद्यापति जिस वंश से आते थे उनके परदादा महामत्तक थे और महाधिसामंत की उपाधि उनके पूर्वजों को मिली हुई थी। 20 वर्ष की उम्र में वो वहां जाते हैं पुष्कर, और शिव सिंह के बुलावे पर वो तुरंत मिथिला आ जाते हैं। इसके बाद लगातार 36 वर्ष वो शिव सिंह के रहते हैं, और जबकि वो केवल दरबार में उनको केवल थोड़ा सा काम देखना होता था कि वो विद्वानों के प्रभारी थे। पद उनका जो भी था, वो टेक्निकल शब्द कुछ होता है उस पद का, कि आप जो पूजा पाठ और वगैरह होते हैं दरबार में, वो आपके नेतृत्व में हो, जो लोग करवाएं। जो बाहर से विद्वान आए तो उनको मतलब उनका स्वागत सत्कार सही तरीके से हो, उनको दक्षिणा वगैरह सही तरीके से मिले, ये काम था। लेकिन शिव सिंह के बड़े विश्वस्त थे वो, और दोनों की जो मैत्री थी वो बहुत हार्दिक थी। इस वजह से शिव सिंह के वो कितने करीब थे इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और विद्यापति के साहित्य में जो चीजें आप देखते हैं और जिसके बारे में इतनी सारी बातें हमने की कि उनमें उच्छृंखलता है, अश्लीलता है और यौनिक ये चीजें हैं। आप जानते हैं कि विद्यापति के साहित्य का अगर उनके सभी पदों की आप गणना करें तो ऐसे पदों की संख्या कितनी है? मैंने की है, केवल 29% पद हैं उनके कि जो शिव सिंह के समय में लिखे गए और उनके जवानी के दिन थे। एक किताब की चर्चा डी उमा देवी जी कर रही थी, वो रमानाथ झा की लिखी हुई विद्यापति मोनोग्राफ, बेकर ऑफ इंडियन लिटरेचर। साहित्य अकादमी ने मुझे लगता है कि हजारों लेखकों पर ये काम करवाया है, और उसमें से अगर 10 सर्वश्रेष्ठ, सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ रचना की आप वो तलाश करें तो उसमें से एक किताब वो है रमानाथ झा की लिखी हुई विद्यापति। सबसे अच्छी किताबों में से एक वो विद्यापति का मोनोग्राफ है। उसमें उन्होंने एक उपकल्पना दी है, वो मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई थी लेकिन तमिल में वो पहुंची किताब। तो उसमें एक उपकल्पना उन्होंने की है कि विद्यापति जब बहुत छोटे उम्र के थे, आज भी हम देखते हैं मिथिला के गांवों में कि हमारे यहाँ क्या है ना कि वो गीत लिखने का संस्कार बच्चों को बहुत शुरू से होता है, और कीर्तन का रिवाज मैंने मिथिला के गांव में होता है, और कीर्तन गाते गाते लोग कीर्तन लिखने लगते हैं। फिर वो और हर चीज, हर उत्सव, अब जैसे एक आप संस्कार ले लें, विवाह संस्कार, तो विवाह संस्कार जो मिथिला में है तो हम तो एक विवाह संस्कार बोलते हैं, लेकिन उसको 100 भागों में बांटा गया, और अगर उसमें से एक भाग कोई है तो फिर वो कई उपविभाग में बांटे गए हैं, और उस उपविभाग के कई विध हैं और केवल महिलाएं जानती हैं, और ये मौखिक परंपरा है और पंडितों पर भारी पड़ रही है, शास्त्र पर लोकाचार भारी पड़ रहा है। ये मिथिला की स्थिति बता रहा हूं मैं। तो उसमें हर अवसर के लिए अलग अलग गीत होते हैं। आप अंदाजा करें कि एक विवाह के मौके पर 100 प्रकार की उपविधियां हैं और 100 प्रकार के गीत हैं, उसके अलग अलग भाष हैं, और महिलाओं को वो गीत चाहिए। तो लिखने वाले जो बच्चे होते हैं, युवा किशोर उम्र के, तो उनको महिलाएं कहती हैं कि अब एक बटगमनी हमारे लिए लिख दो। जो जिन श्रेणियों की बात कर रहे थे डॉक्टर प्रशांत मिश्र, दरअसल मिथिला से आते हैं और वो उस परंपरा में देखते हैं। तो इस तरह से छोटी उम्र से अपने घर की महिलाओं के लिए, चाची के लिए, माँ के लिए गीत उन्होंने लिखना शुरू किया था। गला उनका बहुत बड़ा अच्छा था। ये रमानाथ झा की उपकल्पना में आपको कह रहा हूँ, उन्होंने लिखा। गला बहुत अच्छा था, बहुत सुरीला गाते थे, और इस तरह से जब वो शिव सिंह के साथ वो जुड़े तो फिर उनके लिए गाने लगे। जैसी उम्र, जैसी अवस्था हुई, और राजा के मित्र थे तो
फिर मित्रों के मित्र अपनी पत्नी के लिए लिखा, अपनी साली के लिए लिखा, और इस तरह से मतलब युवकों की गोष्ठी के लिए लिखा। तो उनके जो सारे गीत हैं ना, उस जमाने के जो 36 वर्ष के अंदर के जो गीत हैं, उसमें भी कई कोटियां आपको मिलेंगी। और कुछ कोटियां तो मतलब कुछ चीजें तो आपको ऐसी मिलेंगी कि जिसमें सीधी सीधी आलोचना की गई है शिव सिंह की। आप पकड़ लेंगे कि ये शिव सिंह की आलोचना है, पकड़ लेंगे। आप जरा गौर से उसको पढ़ें। अब जैसे उनका गीत है कि माधव ई नहीं उचित विचार, हाँ, कि जिसका मन जकर की क्या की पंक्ति है, जकर चाक अजनिक धनी ये काम कलामणि से किया कर व्यभिचार। वो व्यभिचार को मना करते हैं, जबकि व्यभिचार क्या है कि अभिजात के समाज में वो स्वीकृत है, स्वीकृत है। राजा लक्ष्मण को बहुत प्यार करते हैं, बावजूद इसके उनकी 6 रानियां हैं। और इसके बाद फिर मतलब वो अब जो गीत आप देखते हैं राज दरबार में, जो नागार्जुन ने इसका संपादन करते हुए ये लिखा था कि ये चीजें जो है बस उनके, वो तो राजाओं के मन बहलाव के लिए लिखते थे। उस उम्र, उसके बाद समय बीतता है। राजा शिव सिंह के गायब हो जाने के बाद वो चले जाते हैं गढ़बनौली, नेपाल, छौ रानी को लेकर, और 12 बरस का समय वहां बीतता है उनका। 12 बरस के दौरान वो 2 चीजें लिखते हैं। एक लिखनावली लिखते हैं, जिस पर लिखनावली पर बहुत सारी बातें हुई। वो द्रोणवार राजा जो पुरादित्य के दरबार में होते थे, मुझे लगता है कि वो दरबार थोड़ा कमजोर पड़ता था क्लर्क्स के स्तर पर। मुझे लिखने पढ़ने वाले लोग वहां पे थोड़े से मतलब ये कम स्किल्ड रहे होंगे, तो उनके स्किल को बढ़ाने के लिए उन्होंने वो किताब लिखी। और दूसरी चीज जो उन्होंने की, वो एक उनको ये फील हुआ, बड़े अफसोस का दिन उनके लिए, मतलब इतना कष्ट का समय दूसरा नहीं था। वो 12 वर्ष जो है उन्होंने नरक भोगा, वहां इतने दुख में थे। वहां उन्होंने भागवत, जो नया नया अभी 200-300 बरस हुए थे भागवत को लिखे जाते हुए, इस्लाम के आगमन के बाद भागवत ने मैंने ये धर्म का पुनर्गठन किया। वो 200-300 बरस हुए थे और भागवत अभी अभी लोकप्रिय हो रहा था। अभी अभी दुर्गा की पूजा की उपासना शुरू हुई है, मतलब विद्यापति से 200-300 बरस पहले। दुर्गा की मैंने अब 2 गुट में बट गए हैं लोग, कि कुछ लोग कहते हैं कि सिंह वाहिनी की पूजा होनी चाहिए, कुछ कहते हैं महिषमर्दिनी की पूजा होनी चाहिए। अगर आप लोगों में से किन्हीं ने हजारी प्रसाद द्विवेदी का वो उपन्यास चारु चंद्र लेख को बहुत गौर से पढ़ा हो, तो उस संघर्ष की उसमें चर्चा है कि सिंह वाहिनी और महिषमर्दिनी के बीच, उनके माने समर्थकों के बीच किस प्रकार का संघर्ष हुआ। तो अब मैं आपको सीधे सीधे जोड़ूं, मैं बहुत विस्तार में जा रहा हूं, इस तरह तो बात बिगड़ेगी। तो ये जो किताब हम लोग दुर्गार्चन पद्धति पर लिखी हुई किताब उनकी पाते हैं, क्या दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ये आखिरी किताब उनकी है जो उन्होंने, अब जब वहां से लौट के वो आते हैं, इसके बाद भी लगभग 22 बरस वो रहते हैं, जबकि उनको उम्र 68 बरस 70 बरस की उम्र उनकी हो गई है वहां से लौटते समय। इसके बाद वो कोई पद स्वीकार नहीं करते हैं, वो केवल मतलब सलाह देने का काम करते हैं, रहते हैं दरबार में। और कई राजा उस बीच में होते हैं, विश्वास देवी का समय होता है वो, जिस समय वो लौटते हैं। उस एक काम उन्होंने, रवाना झा ने लिखा है कि एक काम उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, वो था गीत लिखना। गीत लिखना लगभग 70 बरस तक उन्होंने गीत लिखा। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ देखिए क्या है, विद्यापति को समझना कितने मतलब मुश्किल क्या चीजें बनाती है। हम लोग कहते हैं कि नगेंद्रनाथ गुप्त जो है वो विद्यापति साहित्य के मतलब पदावली के आदि भगीरथ हैं, उन्होंने ढूंढ के निकाला। उनसे पहले भी एक भगीरथ हुए थे, वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार मिथिला में उसकी जाके खोज की थी, लेकिन क्यों की थी? दरअसल वो, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस तरह से विद्यापति एक दिन मर गए। गीत उन्होंने जिनके लिए लिखे उनको दे दिए, उनके पास कोई प्रति कॉपी उन्होंने अपने पास रखा नहीं। जो बंगाल के लोग आते थे वहां
नव्य न्याय पढ़ने, नव्य न्याय का नवद्वीप तब तक नहीं विकसित हुआ था, विद्यापति के जमाने तक विकसित नहीं हुआ, तो 16वीं शताब्दी में जाकर नवद्वीप का विकास शुरू होता है। तो वो जो वहाँ पे नव्य न्याय पढ़ने आते थे, मिथिला के वो बंगाल के पंडित विद्वान मतलब विद्यार्थी, वो लोग अपने साथ विद्यापति के गीत लिख कर लाते थे और यहाँ मैथिलों में उनके गीत गाए जाते थे। अब आइए कि इस तरह से एक दिन वो आदमी मर गया, कहानी खत्म हो गई। मैंने दो तरह का साहित्य उनका रहा कि एक तो जो चीजें उन्होंने लिखी वो बहुत काम, ये मतलब उनसे आग्रह किया गया तो चीजें लिखी, लेकिन एक तारतम्य उसमें है। दूसरा जन्म उनका तब होता है कि जबकि इसके 50, 60, 100 बरस के बाद वो बंगाल जब उनका गीत पहुंचता है तो वो पहुंचता है नवद्वीप, और नवद्वीप तब तक